ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गाजीपुर की है, जिसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर जाते हैं। मनोज की परवरिश उसके चाचा चाची ने की। मनोज के चाचा चाची का एक बेटा भी होता है जिसकी हम उम्र बिल्कुल मनोज की बराबर होती है। मनोज और उसके चाचा चाची एक ही मकान में एक ही साथ खुशी खुशी रहते हैं। मनोज ने अभी अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। मनोज की क्लास में एक लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम रचना होता है। जब मनोज क्लास में पढ़ने के लिए बैठता है तो मनोज अर्चना को मन ही मन पसंद करने लगता है और एकटक उसे देखने लगता है और उसे मन ही मन प्यार करने लगता है। समय निकालकर एक दिन मनोज अर्चना से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना भी मनोज से प्यार करती थी, क्योंकि जब मनोज क्लास में बैठकर उसे एकटक देखा करता था तो एक नज़र अर्चना भी उसे देख लिया करती थी, लेकिन वो उसे प्यार का इजहार पहले नहीं करती है। जैसे जैसे वो आपस में बातें करने लगते हैं और बातें करते करते आगे बढ़ जाते हैं तो अर्चना भी मनोज से अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन अब आगे आगे वो आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं और वो आपस में काफ़ी प्यार करने लगते हैं। लेकिन जैसे एक दिन मनोज को अर्चना के जीवन के बारे में पता चलता है कि अर्चना के मम्मी पापा भी बचपन में ही गुजर गए थे, वो भी मेरी तरह एक अनाथ बच्ची है। अर्चना की परवरिश उसकी दादी ने की। अर्चना के जो बाबा है वो आर्मी में फौज में थे और अर्चना के जो बाबा की पेंशन आती है वो दादी को मिलती है। अर्चना की पढ़ाई और घर का जो खर्चा है वो बाबा की पेंशन से चलता है। अब तो मनोज अर्चना से और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है और अर्चना के प्रति उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होने लगती है, क्योंकि कि वो भी उसी की तरह एक अनाथ बच्ची है। मनोज का जो बचपन का जो सपना होता है कि वो एक फ़ौज में भर्ती होने का होता है, कि मैं फ़ौज में भर्ती होकर मैं देश की रक्षा करूं। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ मनोज अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस करता है और वो दिन रात का कड़ी मेहनत करता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है मनोज की जो मेहनत है वो रंग लाती है और मनोज का सपना पूरा हो जाता है। मनोज एक दिन पैरा कमांडर इंडियन आर्मी में उसकी भर्ती हो जाती है। जैसे ही मनोज की इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाती है वो छुट्टी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना के पास आ जाता है। जैसे ही वो अपने फौज में भर्ती होने की सूचना जो खबर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है तो अर्चना काफ़ी खुश होती है। और अभी मनोज की जो ट्रेनिंग है वो अभी बाकी बची हुई थी। मनोज की ट्रेनिंग अभी बाकी थी तो जैसे ही मनोज अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो अर्चना मनोज को बेस्ट ऑफ लक कहती है और उसको ट्रेनिंग के लिए उसको हौसला देती है और उसकी काफ़ी हिम्मत बढ़ाती है। जैसे ही मनोज की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो पूरी तरह से कि इंडियन आर्मी में वो एक अफसर बन जाता है और वो बिल्कुल ही अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं, उसकी एक अच्छी सी पोस्टिंग हो जाती है और मनोज छुट्टी लेकर अपने घर आता है तो वो अपने चाचा चाची से अपने शादी की बात करता है कि चाचा चाची मैं अब शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके चाचा चाची इस बात को हामी भर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अर्चना के बारे में उन्हें बताता है कि मैं अर्चना से का प्यार करता हूँ और वो भी मेरी तरह एक अनाथ बच्ची है, उसके मम्मी पापा भी बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। लेकिन जैसे उसके चाचा चाची मनोज की मुँह से अर्चना की बातें सुनते हैं तो वो एक दिन उस साफ इनकार कर देते हैं कि कहाँ तुम इंडियन आर्मी में अफसर हो, तुम एक सरकारी जॉब पर हो, कहाँ वो एक गरीब बच्ची है, उसकी दादी उसको कहाँ से कुछ दान दहेज दे पाएगी, ये शादी हम नहीं होने देंगे। लेकिन मनोज अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि यदि मैं शादी करूँगा तो मैं अर्चना से करूँगा वरना नहीं करूँगा। लेकिन मनोज की जिद के आगे उसके चाचा चाची घुटने टेक देते हैं, झुक जाते हैं और मनोज सभी को अपने साथ लेकर अर्चना के घर उसकी दादी के पास पहुँचते हैं। जैसे उसकी दादी मनोज के मुख से रिश्ते की बात सुनती है तो वो काफ़ी खुश होती है कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा एक सरकारी जॉब अफसर है और मेरी पोती को ज़िंदगी भर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और अच्छा खासा ये पैसा कमा लेता है। अर्चना की दादी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर देती है। अर्चना दुल्हन बनकर मनोज के घर आ जाती है और जैसे 2-3 महीने शादी के बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। इसी बीच घर परिवार में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक दिन अचानक से फौज के ऑफिस से
मनोज के पास ये कॉल आती है कि उन्हें तुरंत ये अर्जेंट में ऑफिस बुलाया है। तो मनोज अर्चना से कहता है कि मुझे तुरंत ही जो अपनी ड्यूटी के लिए जाना होगा, लेकिन अर्चना मनोज को साफ मना कर देती है कि मेरा जो दिल है वो काफ़ी घबरा रहा है, मैं आपको वहाँ आप ड्यूटी नहीं जाने दूंगी, मेरा दिल गवाही नहीं देता है। लेकिन मनोज कहता है कि जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरे देश की मुझे रक्षा करनी है, आपके साथ साथ मेरा वो फ़र्ज़ भी है, आप मुझे जाने दीजिए और आप फ्री टेंशन रहिए। मनोज अपनी पत्नी को समझाने के बाद अपनी जो ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं और जैसे ही वो फौज के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां जाकर उनको पता चलता है कि उन्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जा रहा है। तो जैसे ही वो उनकी जो ड्यूटी है वो तैनात कर दी जाती है, मनोज थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी पत्नी को कॉल करके बताते हैं कि उनको एक सीक्रेट मिशन के लिए जाना है और ना तो हमारे पास वहाँ कोई फ़ोन होगा, ना तो आप कर सकते हैं, ना मैं किसी से बातें कर सकता हूँ, तो आप फ्री टेंशन होकर फिर उसमें रहिए। लेकिन यहाँ भी फिर जो अर्चना है वो मनोज को साफ इनकार कर देती है कि मेरा जो दिल है वो गवाही नहीं देता है, आप इस मिशन के लिए मत जाइए। लेकिन मनोज बिल्कुल भी मना कर देता कि मेरी जो देश की रक्षा है, जो मेरी देश सेवा है वो सबसे पहले है। वो अपने सिगरेट मिशन के लिए अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है और इसी बीच उनको अपना सिगरेट मिशन में 1 साल लग जाता है। और लेकिन वो ना तो अपने घर परिवार वालों से कोई बातें करता है और ना ही वो अपनी पत्नी से इसके बीच कोई बातें करता है। लेकिन मनोज अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से और अपने जो फ़र्ज़ को वो अच्छी तरह पूरा करता है और जो इंडियन ऑफिसर होते हैं वो भी मनोज के काम से बड़े खुश होते हैं। तो जैसे ही जो सिगरेट मिशन में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है और जैसे ही उनका सिगरेट मिशन पूरा हो जाता है तो जो इंडियन ऑफिसर जो होते हैं वो मनोज को 2 महीने की छुट्टी दे देते हैं और उनसे उनके काम से वो काफ़ी खुश भी हैं। जैसे ही मनोज 2 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आता है और वो खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन छुट्टी आने की खबर वो ना तो अपनी पत्नी को देता है और ना ही अपने चाचा चाची को देता है। और जैसे जैसे वो अपना जो रास्ता है वो कवर करता है तो वो मन ही मन खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना होता है और वो सोचता है कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी दौड़कर मुझे गले से लगा लेगी और सभी मेरे जाने से बड़े ही खुश होंगे। लेकिन जैसे जैसे सफ़र का जो समय है वो पूरा हो जाता है और मनोज के जो घर है वो मनोज का गांव आ जाता है। लेकिन जैसे ही मनोज अपने घर में एंट्री करता है तो किसी के आने की आहट नहीं होती है और मनोज इधर किधर अपने घर में देखता है, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो उनको आकर गले से नहीं लगाती है। और लेकिन जैसे जैसे मनोज अपने घर में अंदर जाता है लेकिन उनकी जो पत्नी है वो उनको दिखाई नहीं देती है। वो अपनी चाची से पूछता है कि अर्चना कहाँ गई है, लेकिन पहले तो चाची मनोज की बात का जवाब नहीं देती है। दोबारा से फिर मनोज अपनी चाची से पूछता है कि अर्चना कहाँ पर है, तो उसकी चाची जवाब देती है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। तो जैसे ही इस लफ्ज़ को मनोज सुनता है तो उसके पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है, तो उसका जो दिमाग है एकदम घूम जाता है। फिर वो दोबारा से कहता है कि चाची आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है। चाची कह रही है कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। जब तेरे ड्यूटी जाने के बाद तो उसका जो तेरी पत्नी का जो है वो रवैया हमारे साथ एकदम बदल जाता है और वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। वो लड़कों को घर भी बुलाती है, लेकिन जैसे ही हम उनकी लड़कों का और उनकी बातों का विरोध करते हैं लेकिन वो हमारे साथ मारपीट करती है और उसके जो अवैध संबंध है दूसरे लड़कों के साथ भी हैं, तो वो दूसरे लड़कों के साथ यहाँ से हमारे साथ मारपीट करके चली जाती है। लेकिन पहले तो मनोज को इन बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो अर्चना के बारे में पूरी तरह से जानता था और वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन वो ऐसे धोखा देगी इस बारे में वो नहीं जानता था।
लेकिन इसके बाद वो अपने भाई चचेरे भाई से पूछता है कि क्या ये चाची सही कह रही है। तो वो जो उसका चचेरा भाई होता है वो कहता है कि भाई भाई जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपने भाई की बात को सुनकर मनोज एकदम से ही बिल्कुल खड़े से एकदम से उसको चक्कर आ जाते हैं और उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपने सामान को वहीं पर पटक देता है और धीरे धीरे अपने कमरे में जाकर अपने गेट को बंद कर लेता है और अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन वो उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची है कि बस वो एक ही दम अपनी मूर्छित अवस्था में अपने बेड पर पड़ा हुआ होता है। लेकिन वो ना तो खाता पीता है और वो बस अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि जो मेरी पत्नी है क्या मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जैसे उसे घर आए हुए 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो गई थी। वो जैसे ही वापसी अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करता है तो जैसे ही जो इंडियन के ऑफिसर होते हैं वो मनोज को तुरंत ड्यूटी पर ज्वाइन करते हुए देखते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें 1 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी मिली थी, तुम एक साल आप ड्यूटी करके गए हो, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो। लेकिन मनोज अपनी जो पत्नी की जो बात है वो इंडियन ऑफिसरों को नहीं बताते हैं और वो कहता है कि मुझे दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना है। तो वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है और जैसे जैसे समय बीतता है मनोज को ड्यूटी ज्वाइन करे हुए 2 साल हो गए थे। लेकिन वो अपने उस जो पत्नी के जो हादसा था, जो पत्नी की बातों को बिल्कुल भी नहीं भुला पाता है और वो इस सदमे से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाता है। बार बार उन्हीं बातों को दिमाग में घुमाता रहता है, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करता रहता है। बादला है मनोज की जो ट्रांसफ़र है वो चंडीगढ़ हो जाता है। चंडीगढ़ इंडियन कैंप के पास एक संतों का गुरुद्वारा भी होता है जहाँ पर हर संडे लंगर होता है। एक दिन मनोज के जो दोस्त होते हैं वो मनोज से कहते हैं क्या तुम यार यहाँ सारा दिन अकेले लेटे रहते हो, आज छुट्टी का दिन है, आओ चलो पास में जो गुरुद्वारा है वहाँ लंगर खाने के लिए चलते हैं। लेकिन वो पहले तो बिल्कुल साफ मना कर देता है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो काफ़ी उसे ज़बरदस्ती करते हैं और वो अपने साथ उस संतों के गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वो लंगर खाने के लिए अपनी पंक्ति में बैठते हैं तो उसे एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही मनोज अपनी पीठ को घुमाकर देखता है तो एकदम से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस आवाज़ को जैसे ही अर्चना सुनती है तो वो एकदम जैसे ही मनोज को देखती है तो वो दौड़े चली आती है और वो मनोज के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मनोज भी अर्चना के गले लगकर काफ़ी फूट फूट कर रोने लगता है। तो सभी जो वहाँ का जो कर्मचारी होते गुरुद्वारे के जितने भी काम करने वाले कर्मचारी थे और लंगर खाने वाले जितने अतिथिगण थे, सभी आर्मी भाई और उस काम करने वाली लड़की को रोते हुए देखकर सभी चकित रह जाते हैं। लेकिन एक बार उनको पता चलता है कि ये 3-4 साल से अलग रह रहे हैं और ये पति पत्नी हैं, तो ये आपस में यहाँ गुरुद्वारे में इनका जो मिलन है वो हुआ है। लेकिन जैसे ही मनोज अपनी पत्नी को हिम्मत देते हैं, दिलासा देते हैं, उनको चुप करते हैं और उनको चुप करने के बाद और अपने आप भी हिम्मत बंधाकर वो एक तरफ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और वो अर्चना से पूछते हैं कि तुम तो वहाँ मेरे घर से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भागकर आई हो, वो व्यक्ति कहाँ है, मुझे एक बार उससे मिलना है। लेकिन अर्चना क्या कहती है कि ये तुम्हें किसने बताया। तो मनोज कहता है कि मुझे चाची ने बताया पहले तो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही अर्चना उसके मुख से इस बात को सुनती है वो फिर दोबारा से उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तो मनोज कहता है मुझे हकीकत बताओ कि वहाँ हुआ क्या था। लेकिन जैसे ही अर्चना मनोज को बताती कि तुम्हारी ड्यूटी पर जाने के बाद तुम्हारे जो चाचा चाची हैं उनका रवैया एकदम मेरे प्रति बदल जाता है और वो जो तुम्हारे भाई हैं वो मेरे साथ छेड़खानी करते हैं और जैसे ही मैं इस बात का जिक्र चाचा चाची से करती हूँ, लेकिन चाचा
चाचा चाची इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। और एक रात तो इतनी हद ही हो गई थी कि एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तो जो तुम्हारे जो चाचा का लड़का है वो मेरे कमरे में पहुंचता है और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आती हूँ तो मैं चाचा चाची को इस बात के बारे में बताती हूँ। लेकिन जैसे चाचा चाची उसके ऑब्जेक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो इन्हीं हालातों में रहना होगा, ये सब कुछ करना होगा। लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं था, तो उसी रात को मैं वहाँ आपके घर को छोड़कर मैं अपने घर अपनी दादी के पास आ जाती हूँ। जैसे ही मैं अपने घर अपनी दादी के पास आ जाती हूँ तो मैं अपनी दादी के गले से लगकर काफ़ी फूट फूट कर मैं रोने लगती हूँ। तो मेरी दादी मेरी हालात के बारे में पूछती हैं कि हुआ क्या है। तो जैसे ही मैंने पूरी जो ये हकीकत है अपनी दादी को बताई तो दादी कहने लगी चलो हम पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि वो हमारे साथ यहाँ नहीं है, जब हमारे साथ होंगे तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दादी इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में थी कि मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है और मेरी बच्ची की कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। दादी इस टेंशन में ज़्यादा रहने लगती हैं और एक दिन हार्ट अटैक के कारण दादी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं वहाँ पर भी अकेली रह गई थी और जैसे जैसे मैं आपको ढूंढती फिरती थी और मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ आपके नाम के सिवा और कुछ भी पता नहीं होता है। और मैं आपको ढूंढती चंडीगढ़ का जो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ तक मैं आ गई थी। यहाँ पर एक दिन काफ़ी जो ये आर्मी जो भाई होते हैं मैं इनसे आपकी पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब मुझे कुछ जानकारी नहीं मिलती है तो मैं इधर किधर आपको ढूंढ रही थी। तो कुछ बदमाश मेरा पीछा करते हैं और वो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे बचने के लिए जैसे जैसे आगे भगी जा रही थी तो जैसे ही मैं भगते भगते मैं यहाँ इस गुरुद्वारे में आ जाती हूँ। और जो ये गुरुद्वारे के जो ये मालिक हैं, जो ये यहाँ की देख रेख ये बाबा करते हैं, इन्होंने मेरी उन बदमाशों से मेरी रक्षा की और मेरी जो हकीकत है और मेरी जो कहानी है इन्होंने जानने की कोशिश करी। मैंने सारी जो कहानी आपको बाबा को बताई कि मेरे पति आर्मी में हैं और वो अभी सिगरेट मिशन पर गए हुए हैं। तो बाबा जी ने मुझे इस आश्रम में आसरा दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे पति तुम्हें नहीं मिल जाते तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो। तो मैं यहाँ अपना काम कर लेती हूँ और जो ये बाबा हैं ये सब, और बाबा की जो एक बेटी है वो भी मेरी बराबर की है और हम दोनों एक ही साथ इस बाबा के यहाँ आश्रम में गुरुद्वारे में। मनोज बाबा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने मेरी पत्नी की रक्षा की और अपने पास में रखा। इसके बाद मनोज अपनी पत्नी को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं और कैंप के जो बराबर में वो एक क्वार्टर ले लेते हैं और वहीं पर रखकर अपनी पत्नी के साथ वो क्वार्टरों में रहते हैं। समय के साथ साथ मनोज और उसकी पत्नी अर्चना, मनोज को जब छुट्टी मिलती है तो वो अपनी पत्नी के साथ गांव में आते हैं और जैसे वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर आते हैं तो एकदम से मनोज की जो चाची है वो उन दोनों को देखकर एकदम चकित रह जाती है और उनकी तरफ वो देखती रहती है। लेकिन जैसे ही मनोज अपने घर में आता है तो वो चाची को काफ़ी अच्छा भला बुरा और काफ़ी उनसे झगड़ा करता है। लेकिन वो चाची से कहता है कि चाची तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था। लेकिन मनोज अपनी चाची से कहता कि मैं तुम्हें करता कि मैं पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपना समझा, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूं कि तुमने मेरी पत्नी के साथ इतना सब कुछ किया। मनोज अपने हिस्से की जो ज़मीन है वो अपने चाचा चाची से अलग कर लेता है और जो गांव में ज़मीन उसके हिस्से में आती है तो उसमें वो एक बहुत अच्छा सा मकान बना लेता है और उसी में वो रहने लगते हैं। लेकिन जब मनोज की ड्यूटी होती है तो वो अपनी पत्नी को अपने पास ड्यूटी पर क्वार्टरों में रखता है और वो एक साथ रहते हैं। लेकिन जब छुट्टी होती है, जब वो गाँव में अपने घर में आकर रहने लगते हैं, जो पत्नी है वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब तो मनोज के जो घर में है डबल खुशियाँ आने लगी हैं और मनोज अपने जो बच्चों की जो खुशियों को पाकर वो काफ़ी
खुश होता है। मनोज अपने बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत अच्छे प्यार से करता है। हम इस तरह की कहानियाँ सिर्फ आपको इसलिए सुनाते हैं ताकि इनमें से आप कुछ अच्छे वर्ड सुनकर अपने जीवन में उनका यूज कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इनको शेयर भी कर सको। जैसे मनोज ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया था, इस तरह की भी एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मनोज अर्चना को अच्छे ढंग से जानता था और वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन उसने अपनी चाची की बात को सुनकर उस पर विश्वास कर लिया और अपनी ज़िंदगी को एकदम उसने ख़राब कर लिया। यदि उस दिन अर्चना उसको नहीं मिलती, गुरुद्वारे में उनकी भेंट उससे नहीं होती, तो वो पूरी ज़िंदगी मनोज अर्चना को पूरी कोसता रहता और उसके बारे में वो गलत सोचता रहता। लेकिन इन अपने जो सच्चाई है उस तह तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, बात को क्लियर ज़रूर करना चाहिए, सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उस दिन संतों के गुरुद्वारे में मनोज की अर्चना से भेंट नहीं होती और उसको सच्चाई के बारे में पता नहीं चलता, तो मनोज अपने आप को पूरी ज़िंदगी कोसता रहता और अर्चना के बारे में गलत सोचता रहता। तो पहले इन बातों को पूरी तरह से सच्चाई को जान लेना चाहिए और सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार हम बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। जैसे मनोज की चाची और चाचा ने मनोज को उसकी पत्नी के बारे में बिल्कुल ही सरासर झूठ बोल दिया था, लेकिन फिर भी मनोज ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। और क्योंकि मनोज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मनोज वो अर्चना के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो उससे तह दिल से प्यार भी करता था, लेकिन फिर भी उसके जो भगवान ने उनके रिश्ते की लाज रखी और उनको फिर 2-3 साल के बाद फिर दोबारा से मिला दिया। अब वो फिर दोबारा से एक हो गई है और उनकी रिश्ते फिर बस गई है। लेकिन फिर मैं वही दोबारा से कहती हूँ कि कई बार सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार हम गलती खा जाते हैं और इतना बड़ा हम निर्णय ले लेते हैं और हम इतनी बड़ी गलती खा जाते हैं कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है। हम इस तरह की कहानी आपको इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आप इनमें से कुछ अच्छे वर्ड सुनकर यूज कर सको और समझ सको और अपने यार दोस्त आसपास में भी इस ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसे वर्ड जो हैं, उनको भी शेयर कर सको। और ऐसी फिर आते हैं हम दोबारा ऐसी वीडियो लेकर और फिर अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। और कोई गलती हो तो हमसे माफ़ करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। चलिए।